जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संस्कार स्टडी पर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि 2024-25 एसएससी जीडी के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरे हैं उन स्टूडेंट को निवेदन है कि वो अपना फॉर्म भरें। ठीक है, तो उसी भर्ती के रिगार्डिंग हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो इसमें आपको कौन कौन से एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एसएससी जीडी जो लेटेस्ट 2023-24 उसके क्वेश्चन, सीपीओ 2024 के क्वेश्चन, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और दिल्ली पुलिस के आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ठीक है, तो चलते अपने आज के प्रैक्टिस सेट पे। ठीक है, तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ब्रांस हिंदू त्योहार दीपावली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी 2024 के अंदर। ठीक है, आपके ऑप्शन है वर्ली और कोंकण, ऑप्शन नंबर बी संथाल, ऑप्शन सी गौड़ और भील, ऑप्शन डी मुंडा जनजाति। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि जो ब्रांस जो त्योहार है वो हिंदुओं के दीपावली के त्योहार के समान है, वो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो उससे पहले अपने बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन की। जैसे आपको पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा था, तो वो भील था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा जनजाति जो समूह था वो कौन सा था, तो वो भील था। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन रहने वाला 2011 की जनगणना से। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं मुंडा जनजाति की। मुंडा जनजाति के अंदर अपने क्या बात कर सकते हैं, तो मुंडा जनजाति बेसिकली कहाँ निवास करती है, तो मुंडा जनजाति बेसिकली छोटा नागपुर के पठार में निवास करती है। छोटा नागपुर के पठार में निवास करने वाली जनजाति है कौन सी, तो मुंडा जनजाति। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में बेसिकली आपसे अभी यूपी पुलिस 2024 के री एग्जाम चल रहे हैं, तो उसमें अभी दीपावली पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कौन सा भारत में प्रकाश का त्योहार के रूप में मनाया जाता है, मतलब कौन सा त्योहार प्रकाश के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, प्रकाश के त्योहार त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के त्योहार के रूप में अपने एक ही मनाते हैं, कौन सा मनाते हैं, तो दीपावली मनाते हैं। तो ये ऑप्शन में था, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद में अपने चलते हैं कि जो ब्रांस त्योहार है वो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो इसका आपका आंसर कौन सा रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका रहने वाला है, वर्ली और कोंकण। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स वीडियो पे नए हैं, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आप क्लास लगाएं और इन क्लासों को अपनी नोटबुक में कृपया नोट करें। ठीक है, उसके बाद में जो आपको अलग से बातें बताई जाती है वो नोट लगा के अच्छे से नोट करें, और अगर आपकी तैयारी अच्छी रही तो आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो आपका दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। ठीक है, खेल टॉपिक है, उसमें एसएससी जीडी के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको शास्त्रीय नृत्य, वाद्य यंत्र से देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। जो पंचवर्षीय योजना होगी, जनगणना होगी, इससे आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। तो आप इन टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लें। ठीक है, तो रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है, यही क्वेश्चन 2024 एसएससी जीडी में आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी हॉकी, डी बैडमिंटन। ठीक है, तो जैसे कि अपने बात कर लेते हैं ऑप्शन की। फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफी हैं, जैसे संतोष ट्रॉफी, ये संतोष ट्रॉफी है, ये किसकी है, तो संतोष ट्रॉफी है आपकी फुटबॉल से। उसके बाद में बात करते हैं डूरंड कप। डूरंड कप डूरंड कप भी किसका है, तो डूरंड कप भी फुटबॉल का है। उसके बाद में करते हैं सुबर्तो कप। सुब्रतो कप भी किससे संबंधित है, तो सुब्रतो कप भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये तो तीन कप आप अलग से लिख लीजिए। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, और सुब्रतो कप भी किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। ये तीन लिखने के बाद में आप
आ जाइए क्रिकेट के ट्रॉफियों पर। क्रिकेट की जो ट्रॉफी रहने वाली है आपने सुना होगा रणजी ट्रॉफी, सभी को पता है रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। रणजी के बाद में आप ध्यान रखना देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी भी किससे संबंधित है, तो देवधर ट्रॉफी भी संबंधित है क्रिकेट से। उसके बाद में दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से, दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। और इसके बाद में एक महत्वपूर्ण है, वो रहने वाली है आपकी, इसके बाद में ईरानी, ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी भी आप ध्यान रखेंगे, ईरानी ट्रॉफी भी आपकी क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। तो रणजी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, ईरानी कप हो गया या दिलीप ट्रॉफी हो गया, ये सारी की सारी क्रिकेट से संबंधित रहने वाली है, ठीक है। तो इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन से महत्वपूर्ण आपसे पूछने वाला है वो क्या, तो उबेर कप आपसे पीछे पूछा गया था, उबेर कप का संबंध किस खेल से है, तो उबेर कप का किससे है, बैडमिंटन से। उबेर कप के बाद में थॉमस कप, थॉमस कप का संबंध भी किससे है, तो बैडमिंटन से है। उसके बाद में सुधीरमन कप, सुधीरमन कप, सुधीरमन कप का भी संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से। ये बहुत तीन कप हैं, ये तीनों के तीनों किससे संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। और आप सभी को पता चल ही गया होगा कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो रंगास्वामी कप का संबंध है वो हॉकी से है, ठीक है। तो आप इनको नोटबुक में नोट करते रहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है भारत के पूर्वी घाट से। इसमें क्या है, भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई पूछी है ना कि ऊंचाई पूछी है। तो ये पूछा गया था आपके वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम में एसएससी सीपीओ 2024 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए 600 मीटर, ऑप्शन बी 200 मीटर, ऑप्शन सी 400 मीटर, ऑप्शन डी 300 मीटर, ठीक है। तो आपको जिसी को भी अगर पता हो किसी भी क्वेश्चन का, तो अपने कमेंट में अपने आंसर जरूर देवें, ठीक है। और लास्ट में हमें बता के जाएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है, जिससे हम आपका एनालिसिस कर सकें, ठीक है। तो उससे पहले अपने कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर भारत का दक्षिणी मैप अपने ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार से होएगा। ये आपका पूर्वी हो गया और ये आपका पश्चिमी हो गया, ठीक है। तो इसकी आपकी औसत ऊंचाई पूछी है। अगर इससे पहले अपने बात कर लेते हैं कि भारत के पूर्वी घाट और भारत के पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सा होता है, तो ये नीलगिरी होता है। ये अब बात ध्यान रखेंगे, ये पिछले कई एग्जामों में पूछा गया है। भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये अपने मैप है, मैप के जरिए चीजें आसानी से समझ आती है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इसकी आपको औसत ऊंचाई पूछी गई है पूर्वी घाट की, तो इसका आपका आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी पूर्वी घाट की। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है, तो वो है आपका नृत्य से, ठीक है। नृत्य से कौन सा है, नृत्य से यह है, आपको पूछा है चित्रा विश्वेश्वरन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको एसएससी सीपीयू 2024 की एग्जाम है, ठीक है। आपके ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, बी भरतनाट्यम, सी सत्रिया, डी कथकली, ठीक है। उससे पहले आपको सभी को पता होगा कि कथकली कहाँ का है, तो कथकली आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद में भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है। सत्रिय आपको पता है असम का हो गया, और कथकली केरल का हो गया। बेसिकली एक ही ऐसा राज्य है या एक ही ऐसा स्टेट है जिसके दो शास्त्रीय नृत्य हैं, वो है केरल। केरल का एक तो कथकली और एक कौन सा है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है। आपसे पीछे वाली क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा राज्य बताइए जिसके दो शास्त्रीय नृत्य हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, केरल। एक तो मोहिनीअट्टम है, एक सत्रिय है, एक सॉरी कथकली है। सत्रिय तो किसका है, सत्रिय तो असम का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि चित्रा विश्वेश्वरन का संबंध किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ठीक है। तो इनका जो संबंध रहने वाला है वो किससे रहने वाला है, तो वो भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी से रहने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अपना ये क्वेश्चन है 5 नंबर, ठीक है। ये आप सभी को पता होगा, पर फिर भी इसके ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको उठाया, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि 2015 में भारत
के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई? और ये पूछा गया था एसएससी जो जीडी 2024 में। ठीक है, आपको ऑप्शन है नाबार्ड, सेबी, नीति आयोग और ऑप्शन नंबर डी आरबीआई। ठीक है, उससे पहले आंसर आप कमेंट में करिए और मैं आपको इसके ऑप्शन बता देता हूँ। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हम सभी को पता है कि 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ये आप नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं जो ये नीति आयोग योजना आयोग है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी आपकी 15 मार्च 1950 को, और ये चल रही थी 2015 तक। और 2015 में इसका जो स्थान है वो किसने ले लिया था? तो वो नीति आयोग ने ले लिया था। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की थी। मतलब इसका स्थान, योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया था। ठीक है, उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं आरबीआई की। ठीक है, तो आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो आरबीआई का एक्ट है वो कब आया था? तो आपसे एक्ट पूछे तो 1934 में आया था। एक्ट पूछे तो 1934 में इसका एक्ट आया था, और 1935 1 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछ ले तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। ठीक है, ये बातें कुछ है इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जो आपको आंसर रहने वाला वो क्या रहने वाला, आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो महत्वपूर्ण दिवस से है। महत्वपूर्ण दिवस से कौन सा पूछा गया आपसे? तो विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था एसबीआई क्लर्क 2020 के एग्जाम में। ठीक है, आपके ऑप्शन है 26 जुलाई, 9 अगस्त, 25 अप्रैल, 9 जनवरी। ठीक है, तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो 26 अप्रैल सभी को पता होगा कि कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस। ठीक है, ये हो गया 26 जुलाई। इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं 9 अगस्त। 9 अगस्त को मनाया जाता है आपके विश्व आदिवासी दिवस, यह बात आप ध्यान रखेंगे। और 25 अप्रैल को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है? तो विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है अब कब? तो 25 अप्रैल को। 9 जनवरी को आप सभी को पता है गांधी इज बैक, यानी प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो इसके उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, तो 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और 25 अप्रैल आप ध्यान में रखें तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो है आपका साइंस से। ठीक है, जिस सभी से आप भागते हो। ठीक है, साइंस से क्या क्वेश्चन है कि जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व थे? ठीक है, किसके टाइम में बताना है? तो मेंडलीफ के समय में बताना है। तो ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में आपसे पूछा गया था साइंस से। ठीक है, तो साइंस से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो पूछे जाते हैं वो आपको मेरिट में आगे लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपके ऑप्शन है 63, 36, 47 और 29। उससे पहले अपने बात कर लेते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो आप नोट करेंगे कि आधुनिक जो अभी वर्तमान में आप देखते हैं वो आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? ठीक है, तो किसने की थी? तो ये आपके रहने वाले हैं हेनरी मोजले। नाम सुना होगा आपने छोटी क्लास में। हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप एक इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? हेनरी मोजले ने की थी। उसके बाद में आप क्या ध्यान रखेंगे? उसके बाद में आप ध्यान रखेंगे कि आवर्त सारणी में कितनी तो पंक्तियां होती है। ठीक है, और कितने स्तंभ होते हैं। ठीक है, तो 7 तो आपकी पंक्तियां रहने वाली है और स्तंभ 18 रहने वाले हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 7 पंक्तियां और 18 स्तंभ, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए 63 उस समय ज्ञात तत्व थे। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है जनगणना 2011 से। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? महिला साक्षरता दर पूछी है, ये एग्जाम है एसएससी जीडी 2024 का। ठीक है, ऑप्शन है
त्रिपुरा, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सभी को लगभग पता है इसका आंसर, पर फिर भी अपने इसके ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता दर भी किसकी है, तो केरल की है। चाहे वो मेल की पूछे चाहे फीमेल की पूछे, दोनों में सबसे अधिक कौन है, तो केरल है। ठीक है, इसी के साथ अपने बात कर लेते हैं कि केरल की जो कुल साक्षरता दर है, यानी पुरुष और महिला की दोनों की मिला के, वो टोटल 94% के अराउंड है। 94% साक्षरता दर है इसकी। ठीक है, उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं, ये तो होगी सबसे अधिक की बात, और सबसे कम साक्षरता महिला दर पूछे आपसे, तो वो किसकी है, तो वो है आपके सबसे कम महिला साक्षरता दर है बिहार की। ये बात आप नोट कर लेंगे कॉपी के अंदर कि सब आप नोट करें कि किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी, आपका आ जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार की जो महिला साक्षरता दर है वो सभी राज्य से कम है। उसके बाद में आप बात करेंगे कि मेल और फीमेल के अंदर सबसे अधिक साक्षरता के अंदर अंतर कहाँ है, यानी आपसे मैं नॉर्मल भाषा के अंदर बोलूं कि सबसे पुरुष तो वहाँ के अधिक साक्षर हैं और महिला वहाँ की सबसे कम साक्षर है, तो वो ऐसा राज्य है राजस्थान। ये पीछे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि साक्षरता के अंदर महिला और पुरुष के अंदर सबसे अधिक अंतर कहाँ देखने को मिलता है, तो वो राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन क्या रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी केरल आपका रहने वाला। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। सभी को पता होगा सत्य शोधक समाज की संस्थापक कौन थे, SSCGD 2024। ठीक है, ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरिदास ठाकुर, ज्योतिबा फूले और घासी राम। ठीक है, तो उससे पहले आपको आंसर सभी को पता है, इसका आंसर रहने वाला सी ज्योतिराव फूले। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी, आप सभी मुझे कमेंट में करिए उस पुस्तक का नाम क्या है और उसका प्रकाशन कब हुआ था। ठीक है, तो इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी गुलामगिरी पुस्तक है इनकी, ज्योतिराव फूले की। ठीक है, वो कब आई थी, तो 1873 में आई थी। और ये पुस्तक किस पे आधारित है, तो ये पुस्तक जो आपकी रहने वाली है, ये पुस्तक रहने वाली है जो जाति व्यवस्था के भेदभाव से है। ये पुस्तक है जाति व्यवस्था पर, जाति व्यवस्था पर जो भेदभाव होते थे उनको लेकर ये इन्होंने पुस्तक लिखी थी, गुलामगिरी, जो 1873 में आई थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है वो रहने वाला है, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, SSCGD 2024 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका रहने वाला है 1810, ऑप्शन बी 1811, ऑप्शन सी 1808 और ऑप्शन डी 1809। ठीक है, तो ये जो संधि हुई थी अमृतसर की संधि, इस पे किस अपने बात कर लेते हैं कि अमृतसर की जो संधि है वो किन किन के बीच हुई थी, तो पंजाब से कौन थे, तो महाराजा रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह थे। ठीक है, और उनके सामने कौन थे, तो इनके सामने ब्रिटिश जो साम्राज्य था उनके चार्ल्स मेटकॉफ थे, चार्ल्स मेटकॉफ, आप सभी ने नाम सुना होगा इनका, चार्ल्स मेटकॉफ थे। इन दोनों के बीच में ये संधि हुई थी, रणजीत सिंह पंजाब से थे और चार्ल्स मेटकॉफ ब्रिटिश साम्राज्य से थी। ठीक है, तो ये जो आपकी संधि रहने वाली है ये कब रहने वाली है, तो ये 1809 में आपकी संधि रहने वाली है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो खेल और खिलाड़ियों के संबंध से है। ठीक है, तो भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस, ठीक है, कौन सा खेल खेलते हैं। ठीक है, ये SSCGD 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। आपके ऑप्शन सुन लीजिए, ए टेबल टेनिस, बी बैडमिंटन, सी लॉन टेनिस और डी क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट से इस बार आपको क्या बात ध्यान रखी है, तो क्रिकेट से आप एक नाम ध्यान रखेंगे, मोहम्मद मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी, इनको आप सभी जानते हैं, तो ये भारतीय गेंदबाज हैं, भारतीय गेंदबाज। ठीक है, और मोहम्मद शमी को जनवरी 2024 के अंदर अर्जुन पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये करंट का भी क्वेश्चन बनता है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनको।
तो मोहम्मद शमी भारतीय गेंदबाज हैं और जनवरी 2024 के अंदर इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था और इनका संबंध क्रिकेट से है। उसके बाद में अपने बात करते हैं लिएंडर पेस की। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है लॉन टेनिस से। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या रहने वाला आपके? तो आंसर नंबर सी, लॉन टेनिस आपका इसका आंसर रहने वाला। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? और प्रश्न नंबर 12। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। एसएससी जीडी 2024 के अंदर पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 1 गरबा, कथकली, कथक और छऊ। आप सभी को वैसे पता है कि ये जो आपको मैं करवा रहा हूँ ये एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर जो पेपर है उनसे पूछा गया था। और कोई भी एग्जाम की अगर प्रीवियस ईयर हो तो आप उनको समझ लेना कि वो आपके लिए बाइबल या गीता का ही काम करते हैं। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर किसी भी चीज़ के हों, रीजनिंग के हों, मैथ के हों, हिंदी के हों और जीके के हों, कृपया उनको पढ़ के जाइए और अच्छे से अपना टेस्ट दीजिए, फिर ही आपको सफलता प्राप्त होगी, वरना आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए रियल में ही बाइबल और गीता का काम करते हैं। आप इनको अच्छे से पढ़िए और 2-3 बार पढ़िए। ठीक है, तो अपना 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि जो उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली उसका नाम बताना आपको। ठीक है, तो अपने उससे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है गरबा। ठीक है, गरबा को यूनेस्को ने गरबा ने गरबा को यूनेस्को है जो आपकी इंटरनेशनल संस्था, इसके द्वारा 2023 के अंदर इसको अमूर्त सांस्कृतिक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत विरासत के अंदर शामिल किया गया था। तो ये अगर करंट की दृष्टि से भी आपको इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एसएससी जीडी हो, ये एसएससी का कोई भी एग्जाम हो तो आपको 1, 2, 3 या 4 साल पहले के करंट अफेयर पूछ लेता है। तो गरबा आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इसको यूनेस्को द्वारा 2023 के अंदर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंदर शामिल किया था। ठीक है, तो गरबा कहाँ से संबंधित है? तो गरबा आपका रहने वाला है गुजरात से संबंधित। गुजरात से संबंधित। ठीक है, गरबा गुजरात से संबंधित हो गया। उसके बाद में अपने बात करते हैं कथकली। कथकली भी मैं पीछे आपको बता के आया था। तो किससे संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। उसके बाद में छऊ। छऊ बेसिकली पश्चिम बंगाल में किया जाता है। मोस्टली आपको छऊ कहाँ देखने को मिलेगा? तो पश्चिम बंगाल के अंदर मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है या उत्तरी भारत से संबंधित है, वो सिर्फ एक ही है। कौन सा है? तो कथक है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला आपका वो डिफेंस से रहने वाला है। डिफेंस से क्या क्वेश्चन आपका? भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? दूसरे बताना है। ठीक है, इससे पहले एसएससी जीडी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। उससे पहले अपने बात कर लेते हैं कि भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे। ये तो आप पूछ रहे हो दूसरे, प्रथम सीडीएस कौन थे? तो प्रथम सीडीएस जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वो शहीद हो गए थे, उनकी बात कर लेते हैं। उनको नमन है। और भारत के जो प्रथम सीडीएस रहने वाले हैं वो कौन रहने वाले हैं? तो जनरल बिपिन रावत रहने वाले हैं। जनरल बिपिन रावत ये थे भारत के पहले सीडीएस। तो ये कॉपी के अंदर आप नोट करिए, भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? तो जनरल विपिन रावत जी। ठीक है, तो दूसरे का आपसे क्वेश्चन पूछा है तो दूसरे का आपको बताना है कौन थे। तो दूसरे कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी आपका रहने वाला है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो नदियों से रहने वाला है। ठीक है, नदियों में क्या है? अगर एसएससी के अंदर कोई भी एग्जाम के अंदर आपसे कुछ भी पूछेगा नदियों में, तो या तो सहायक नदियां पूछेगा। मोस्टली आपको ब्रह्मपुत्र इन सभी की सहायक नदियां पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सहायक नदियों के अंदर इसने क्वेश्चन पूछा क्या है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है व्यास नदी, चिनाब, सतलज और सयोक नदी। ठीक है, तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सहायक नदियों पे फोकस करें। ठीक है, उससे पहले अपने बात कर लेते हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी पर एक सिंधु नदी जल समझौता भी होया है। ठीक है, सिंधु नदी जल समझौता जल समझौता सिंधु नदी जल समझौता आप सभी को पता है कब हुआ था? तो 1960 के अंदर हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो इंडिया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुआ था।
और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, यानी इन दोनों को करवाने में इनके मध्यस्थता कौन थे, तो विश्व बैंक द्वारा इनको दोनों को समझाया गया था, इन दोनों देशों को विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, विश्व बैंक ने अध्यक्षता करवाई थी 1960 के अंदर। और ये पानी का परसेंटेज इसमें डिसाइडेड किया था, कितना परसेंट पानी इंडिया यूज करेगा, कितना परसेंट पानी पाकिस्तान यूज करेगा। तो सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था, 1960 के अंदर हुआ था। किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। विश्व बैंक ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो आपकी क्वेश्चन रहने वाली है चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते बने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था, 1975, 1960, 1972, 1973। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि कब हुआ था, तो ये आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 1973 के अंदर भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये कोई छोटे एग्जाम में नहीं पूछा गया था, एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया था। जितने भी आप इसके अलावा बच गए प्रोजेक्ट टाइगर के अलावा कितने भी भारत में प्रोजेक्ट चले हैं, तो उनको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये वो क्वेश्चन होते हैं, पेट क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आएंगे तो पेपर में आएंगे और आपको बहुत सारी भीड़ से आपको अलग कर देंगे। रंगस्वामी कप का सभी को पता होगा और सभी चीज़ों का सभी को पता होगा, लेकिन जो पेट क्वेश्चन होते हैं वो आप सभी को भीड़ से अलग करते हैं। तो आप कृपया ऐसे क्वेश्चन पढ़े जो सभी से अलग हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका कौन सा है, 16 नंबर क्वेश्चन है, अनसुप्पा झील कहाँ स्थित है, एसएससी जेई 2019 में पूछा गया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा। उससे पहले अपने बात कर लेते हैं कुछ झील की। ठीक है, तो आपने सभी ने सुना होगा एक आंध्र प्रदेश में एक प्रमुख झील पड़ती है कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है, तो ये कोलेरू झील आपकी पड़ती है आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के अंदर। और हिमाचल प्रदेश में एक अच्छी झील है रेणुका झील। रेणुका झील कहाँ पड़ती है आपके, तो रेणुका झील आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, कोलेरू झील इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। कोलेरू झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है। ठीक है, और इसका जो आपका आंसर रहने वाला है अनसुपा झील कहाँ है, तो वो आपकी है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला आपके वो कौन सा है, मंदिरों से है। वृद्धेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी CHSL 2018 के अंदर। 2018 के अंदर पूछा गया था। ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा और डी तमिलनाडु। सभी को पता है, पर उससे पहले केरल के अंदर एक सबरीमाला सबरीमाला माता मंदिर पड़ता है, ये आप नोट कर लीजिए। सबरीमाला माता मंदिर कहाँ है, तो केरल के अंदर है। कर्नाटक के अंदर एक अच्छा मंदिर है, कर्नाटक के अंदर विरूपाक्ष मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर, ये मंदिर आपके पड़ता है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में आप याद करिए कि तमिलनाडु के अंदर था आपका वृद्धेश्वर मंदिर। तमिलनाडु तमिलनाडु के अंदर एक शोर मंदिर भी पड़ता है, शोर मंदिर। ये भी आपको पीछे एग्जाम में देखने को मिलेगा और आगे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, शोर मंदिर का आप ध्यान रखेंगे। शोर मंदिर कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु के अंदर। वृद्धेश्वर मंदिर भी कहाँ है, तो तमिलनाडु के अंदर। सबरीमला माता मंदिर है वो केरल के अंदर हो गया। और विरूपाक्ष मंदिर है जो आपका कहाँ रहने वाला है, उड़ीसा सॉरी कर्नाटक के अंदर रहने वाला है विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। चलते बने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है रेलवे से। ठीक है, रेलवे के अंदर आपसे मुख्यालय पूछा है, भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, और ये एग्जाम है दिल्ली पुलिस 2021 का। ठीक है, ऑप्शन ए हाजीपुर, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी हुबली। आप यहाँ चारों का नोट कर लीजिए, ये चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो आपका हाजीपुर है वो आपका हाजीपुर में कौन सा मुख्यालय है, तो वो आपके है पूर्व मध्य रेलवे जोन, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। पूर्व मध्य का रेलवे का मुख्यालय पूछे तो कहाँ है, आपके हाजीपुर में है। ठीक है, और जयपुर आप सभी को पता है, जयपुर आप राजस्थान से है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर पश्चिमी रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो जयपुर के अंदर है। ठीक है, फिर हुबली की बात कर लेते हैं। हुबली हुबली का रेलवे कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है दक्षिणी पश्चिमी रेलवे। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपसे पूछे तो कहाँ है, हुबली के अंदर। उत्तर पश्चिमी रेलवे का पूछे तो जयपुर के अंदर। पूर्व मध्य रेलवे पूछे तो हाजीपुर के अंदर है। ठीक है,
पर भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ रहने वाला है? तो भारत के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ रहने वाला है? गोरखपुर, यूपी के अंदर, ठीक है। तो पूर्वोत्तर की बात करें तो गोरखपुर आ जाएगा इसका मुख्यालय, और ये दिल्ली पुलिस 2021 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो आयोग से है। आयोग के अंदर आपसे पूछा है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी रिक्स्थान में वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी, और एसएससी 2023 के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कब की गई थी? तो उससे पहले इसकी वर्तमान जो अध्यक्ष है वो उसका नाम लिख लीजिए। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा जी है इसकी वर्तमान अध्यक्ष, रेखा शर्मा, ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष है राष्ट्रीय महिला आयोग की, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1992 में की गई थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे आपके यूपी पुलिस के अंदर आपसे पूछा गया था कि किसान क्रेडिट योजना, यहाँ पे नोट कर लीजिए, किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत कब हुई थी? किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत हुई थी 1998 के अंदर, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये यूपी पुलिस 2024 के अंदर पूछा गया अभी। किसान क्रेडिट योजना कब शुरू हुई थी? तो 1998 के अंदर शुरू हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है आपके करेंसी नोट से, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था, रानी की वाव की आकृति किस करेंसी नोट पे अंकित किया गया? अब जितने भी आपके करेंसी नोट चल रहे हैं उन पे किसके शाइन है, उनके कलर कौन है, उनके साइज क्या है, तो ये भी क्वेश्चन एसएससी में कई बार रैंडम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन सभी का नॉलेज रखेंगे। आपके ऑप्शन है 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये। सबसे पहले बात करते हैं अपने 20 रुपये की। 20 रुपये पे क्या है? 20 रुपये पे क्या है? एलोरा की गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं, ये एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में पड़ती है, 20 रुपये के नोट पे है। 50 रुपये के नोट पे किस पे है? हम्पी मंदिर है, हम्पी मंदिर, ये कहाँ पड़ते हैं? हम्पी मंदिर है कर्नाटका के अंदर। फिर बात करते हैं 200 की। 200 पे क्या है? सांची स्तूप है। सांची स्तूप कहाँ पड़ते हैं? आपके एमपी के अंदर, यानी मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। और आपका जो आंसर रहने वाला है वो क्या है? 100 रुपये के नोट पे किसके हैं? तो रानी की वाव है 100 रुपये के नोट पे, ठीक है। 100 रुपये के नोट पे रानी की वाव है। रानी की वाव कहाँ पड़ती है? तो रानी की वाव पड़ती है गुजरात में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रानी की वाव कहाँ है? गुजरात में। 20 रुपये के नोट पे एलोरा की गुफाएं हैं जो पड़ती है आपके महाराष्ट्र में। 50 रुपये के नोट पे हम्पी मंदिर है जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटका के अंदर। 200 रुपये के नोट पे सांची स्तूप है, वो जहाँ कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये थे आज के आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, और ऐसे कंटिन्यू आपका प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। राजस्थान के अंदर अभी सीएटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम जल्दी इसके भी प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। तो जो भी भाई बंधु इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।